हाय एवरीवन, आज हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, और आप फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज पे भी द बायोलॉजी एजुकेशन चैनल है, पेज बना हुआ है फेसबुक पे, उसको फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम foregoing discussion an immediate question become evident with for genetic material। ठीक है, जितना आप लोग अभी तक पढ़े हैं उससे आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि अभी तक तो पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, अभी तक तो पता चल गया। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट डीएनए तो नहीं आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो आया होगा। तो क्या आया होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो में तो लेक्चर जो ऑन बोर्ड पे देखते होंगे, हम लोग बोर्ड पे देखते होंगे, उसमें तो हम बता दिए हैं। ठीक है, जो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यहाँ भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग एक बात बताइए कि आरएनए का काम क्या होता है। अभी भी है एक चीज, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ट्रांसलेशन होता है, स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, स्प्लाइसिंग आगे जब ट्रांसक्रिप्शन बताएंगे एनसीईआरटी से वहां भी बता देंगे। वैसे आपको वीडियो में बताया होंगे एक्सॉन इंट्रॉन वाला, वही स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, एक्सॉन और इंट्रॉन वाला जो होता है ना, वही जो स्प्लाइसिंग बताए थे वहां, सेम वही उसी का स्प्लाइसिंग आगे ब्रीफली में हम बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो स्प्लाइसिंग होता है। उसके बाद आरएनए अभी भी मैसेंजर का काम करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो यानी आरएनए तो पहले से है, मतलब कुछ एविडेंस है कि आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल पहले था। ठीक है, आरएनए क्या था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ फैक्ट एंड पॉइंट्स। ठीक है, देखिए हम इसके बारे में जेनेटिक मटेरियल कौन था इसके बारे में बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन में। ठीक है, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। There is now enough evidence suggests that essential life process such as metabolism, translation, splicing evolve around RNA। ये सब काम आरएनए का ही है ना, स्प्लाइसिंग करना, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, उसका ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन क्या करते हैं, आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है, ये इसमें आरएनए इन्वॉल्व होता है। तो ये एक एविडेंस है कि हाँ आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए यूज एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। ठीक है, अभी भी कुछ चीजों में आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल के काम तौर पे काम करता है, आरएनए है किसमें, वायरस में, रेट्रोवायरस, वायरस विरोइड, इसमें क्या है, आरएनए ही तो है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसमें क्या है, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो और हम लोग में क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, हम लोग में क्या करता है, वो मैसेंजर का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। लेकिन वायरस में क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग सिस्टम दैट कैटलाइज बाय आरएनए, कैटलाइज नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम। ठीक है, वो जो कैटलाइज का काम करता है वो आरएनए करता है, प्रोटीन एंजाइम नहीं करता है। ठीक है, लिविंग सिस्टम में जो बायोकेमिकल रिएक्शन चलते हैं, सबसे पहले बात बताइए कैटलिस्ट का काम क्या होता है। तो कैटलिस्ट आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तो वो कुछ किसी से ना किसी से तो रिएक्ट करेगा ना, तब ना वो रिएक्शन को, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, किसी से किसी ना किसी से तो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आरएनए जो है कैटलिस्ट का काम करता है, एंजाइम प्रोटीन एंजाइम नहीं करता है। बट आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव। हाँ, तो अभी बताए आरएनए जो है जो कैटलिस्ट का काम करेगा वो रिएक्ट तो करेगा तब ना कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, हेंस अनस्टेबल। तो जो रिएक्टिव होता है वो अनस्टेबल होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। ये केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव वो उतना ज्यादा अनस्टेबल, जो जितना ज्यादा कम रिएक्टिव वो उतना ज्यादा स्टेबल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल उतना कम रिएक्टिव, और जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना कम स्टेबल। बात समझ में आ गया। चलिए, Therefore DNA has evolved from RNA with chemical modification। देखिए सबसे पहले तो आरएनए ही आया होगा, ठीक है, और आरएनए से इवोल्यूशन होते 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 डीएनए आ गया। बात समझे, केमिकल मॉडिफिकेशन सब होते होते डीएनए आ गया। और डीएनए क्या है, स्टेबल है, मोर स्टेबल है किससे, आरएनए से, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, उसमें थायमिन होता है, इसमें यूरासिल होता है, उसमें सेकंड पोजीशन पे ओएच होता है इसमें आरएनए में, और उसमें क्या होता है, डीऑक्सीराइबो, ऑक्सीजन नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। ये हम आपको अच्छे से बताएं, सब भूलिएगा नहीं। ठीक है, सब भूलिएगा तो फिर गए, दैट मेक मोर स्टेबल। इसलिए वो क्या होता है,
उसको वो ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। डीएनए बीइंग सॉल्युबल स्ट्रैंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेसिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिपेयर। अब क्या होता है, एक चीज बताए थे आपको, डीएनए में एटीजीसी होता है, ठीक है, ऐसे पेयर होता है ना, ऐसे ऐसे पेयर एटीजीसी, ठीक है। तो ये रिपेयर भी कर लेता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से ए हट गया तो फिर से यहाँ टी है तो उसको देख के यहाँ पे ए आ जाएगा। मतलब रिपेयर करने में भी आसानी है, त्रुटि नहीं होती, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। ये रिपेयर भी हो जाता है। तो ये डीएनए है जो है आरएनए से काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लिकेशन, ठीक है। रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन हम लोग अब देखेंगे, जिसमें क्या होता है, डीएनए से ही डीएनए का कॉपी बनता है, फोटोकॉपी तैयार होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन। While proposing the double helical structure of for DNA, वाटसन एंड क्रिक, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कौन दिए थे, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। इमीडिएटली प्रपोज ए स्कीम रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्वाट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट फॉलो। उन्होंने रिप्लिकेशन के बारे में भी एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या था, इट हैज नॉट एस्केप आवर नोटिस that the specific pairing between postulated immediately suggests a possible copying mechanism for genetic material, वाटसन क्रिक 1953। इन्होंने बोला कि इस बात से हम एस्केप नहीं कर सकते हैं कि डीएनए जो है अपना वो जो है कॉपी तैयार करने के लिए करने में पॉसिबल है, ठीक है। वो मतलब उन्होंने कहा कि कॉपी तैयार करता है, ये पॉसिबल है, डीएनए जो है अपना कॉपी भी तैयार करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आया, The scheme suggests that two strands should separate, act as template for synthesis new complementary strand. After the completion of replication, each molecule have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi-conservative DNA replication. इस बात को हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो है दो स्ट्रैंड है, एक ये वाला स्ट्रैंड है, एक ये वाला स्ट्रैंड है, ठीक है, दो स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। चलिए ये डीएनए स्ट्रैंड है, अब नया बनेगा, ठीक है, नया स्ट्रैंड भी बनेगा, ठीक है, नया स्ट्रैंड तो बनेगा। तो नया स्ट्रैंड बनेगा तो ये यहां से ओपन हो जाता है, ये यहां से ओपन हो जाता है और नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे ओपन होते जाता है, ये यहाँ से ओपन होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ओपन होते हुए यहाँ से ओपन होगा, मतलब लंबा होते ओपन होते जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ओपन होते जाएगा और ये जो है डुप्लीकेशन होते जाएगा। कैसे होगा आगे फिगर में बताया गया, अभी यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। तो जो ये पुराना वाला ब्लैक वाला इधर और ये ग्रीन वाला, ये दोनों आपस में पेयर कर लेगा और इस साइड वाला आपस में पेयर कर लेगा, मतलब एक नया वाला रहेगा, एक पुराना वाला। देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, वन हैव पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ठीक है, एक पेरेंटल होगा और एक न्यू वाला, एक पुराना वाला एक नया वाला। तो ब्लैक वाला जो हो गया पुराना वाला और एक ग्रीन वाला हो गया नया वाला, इधर भी एक ब्लैक वाला पुराना वाला, एक ग्रीन वाला नया वाला। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, ठीक है। सेमी मतलब होता है थोड़ा, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व रह गया, तो वही बात है, थोड़ा सा एक स्टैंड जो है कंजर्व रह गया, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। आगे फिगर में दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या है 5.6 में, वाटसन एंड क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या है, देखिए सेम वही बात है, यहाँ जो रेड कलर से दिखाया गया है ये पेरेंटल डीएनए, कौन सा है, पेरेंटल डीएनए। ये देखिए ओपन हो रखा है, इतना दूर ओपन हो रखा है, इधर भी इतना दूर ओपन हो रखा है, और ये ब्लू कलर से जो नीचे बना हुआ है न्यू स्टैंड बना है, इधर भी ब्लू कलर से न्यू बना है। तो ये ब्लू और रेड आपस में पेयर कर लेगा और ये ब्लू और रेड आपस में पेयर कर लेगा, ये पूरा खुल खुल के फिर पेयर हो जाएगा और दो डीएनए तैयार हो जाएगा, एक ये वाला एक ये वाला, सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। बात समझ में आ गया, एक नया वाला बन गया, एक पुराना वाला बन गया। समझ में आ गया कैसे रिप्लिकेशन होता है, आगे पूरा प्रोसेस बताएंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अभी जस्ट बताएंगे, अभी इसी स्लाइड कुछ स्लाइड में आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए डीएनए रिप्लिकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव होता है, वाटसन एंड क्रिक ने कहा, तो प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, बिना प्रूफ के तो कुछ नहीं होता आजकल। तो उन्होंने प्रूफ, तो प्रूफ किसके द्वारा दिया गया था, प्रूफ दिया गया था मिशेल्सन एंड स्टाल के द्वारा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, इट वाज शोन फर्स्ट इसेरेशिया कोलाई, सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड ह्यूमन सेल। पहले जो है सबसे पहले इसेरेशिया कोलाई में किया गया, किसमें किया गया, इसेरेशिया कोलाई में जो है पहली बार देखा गया कि कैसे कैसे ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, कैसे होता है जस्ट बताएंगे। तो दो साइंटिस्ट मिलकर किए थे, मिशेल्सन एंड स्टाल, माथेव मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। वाटसन ने क्रिक दिए थे 1953 में, 5 ईयर
बाद, ठीक है, 5 साल बाद। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने क्या किया, दे ग्रो इसेरेशिया कोलाई, ई मतलब होता है इसेरेशिया, ठीक है, ई डॉट कोलाई का मतलब इसेरेशिया कोलाई, दे ग्रो इसेरेशिया कोलाई ऑन मीडियम कंटेनिंग N15 NH4Cl। एक सेकेंड, N14 नॉर्मल होता है, N14 जो होता है नाइट्रोजन का 14 जो होता है वो नॉर्मल होता है, और उसी का एक आइसोटोप है N15। तो जब इसका एटॉमिक मास बढ़ गया तो भारी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा भारी हो जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मल में एटॉमिक मास 14 होता है, यहाँ पे है 15, तो एक बढ़ गया, तो एक बढ़ गया तो एटॉमिक मास बढ़ गया तो वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ, देखिए लिखा भी हुआ है, N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। N15 जो है हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। ये सिर्फ नाइट्रोजन के लिए दिया गया था, ठीक है, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। होता है ना डीएनए में नाइट्रोजन होता है, जानते नहीं, प्यूरिन पिरामिडिन देखे थे ना, 1 3 5 7 9, ये सारे पोजीशन पे क्या था, नाइट्रोजन था। याद आया प्यूरिन पिरामिडिन का, ठीक है, नहीं याद आया तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। द रिजल्ट वाज दैट N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एज वेल एज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, N15 जो होगा वो जब नया बनेगा तो उससे अलग होगा, दिख जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मल वाला में N14 होता है, लेकिन हम स्पेशल N15 डालें तो N15 जहां जहां जाएगा हमको दिख जाएगा। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। हाँ देखिए, तो ये जो हैवी वाला होगा ये आसानी से अलग हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सीजियम क्लोराइड लिक्विड आता है, ठीक है, एक ट्यूब लेंगे ऐसे, उसमें सीजियम क्लोराइड भर देंगे, उसमें डीएनए डाल देंगे, फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्यूब रहेगा, ऐसे ऐसे घुमाएंगे हम। तो जब घुमाएंगे तो उससे जो भारी रहेगा वो पीछे चला जाएगा, और जो हल्का रहेगा वो सबसे, जो मीडियम रहेगा वो बीच में आएगा, जो सबसे हल्का रहेगा वो इसी एक्सिस के पास रहेगा, ठीक है। ट्यूब ऐसे है, इसको रोटेट करेंगे ऐसे, तो जो भारी रहेगा पीछे चला जाएगा, जो उससे ज्यादा हल्का रहेगा बीच में रहेगा, जो सबसे ज्यादा हल्का रहेगा वो शुरुआत में ही रहेगा। बात समझ में आ गया। चलिए, तो लिक्विड याद रखिएगा सीजियम क्लोराइड, और जब हम किसी ट्यूब को वर्टिकल रखकर और उसको फिर हम हॉरिजॉन्टल रखकर, किसी ट्यूब को हॉरिजॉन्टल रखकर और उसको एक एक्सिस से रोटेट करते हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, ठीक है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड में डाले, कौन सा लिक्विड का भी नाम रखिएगा, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, वो वेट पे डिपेंड करेगा। प्लीज नोट दैट N15 नॉट रेडियोएक्टिव आइसोटोप, इट कैन, हाँ देखिए N15 जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप थोड़ा है, वो डेंसिटी ग्रेडियंट ऊपर में भी लिखा हुआ था, यहाँ भी लिखा हुआ है हैवी आइसोटोप, इट कैन सेपरेट फ्रॉम N14 ओनली डेंसिटी, वेट के तौर पे ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या होगा, आगे फिगर है उसमें भी बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला स्टेप तो देख लिए कि N14 हम मिला दिए, क्यों मिला दिए, ताकि N14 से अलग हो सके। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, देन दे ट्रांसफर्ड सेल इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl, लुक सैंपल विद वेरियस डिफिनिट टाइम इंटरवल, द सेल मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर हम उसको नॉर्मल सेल में डाल देंगे, उस डीएनए को नॉर्मल सेल में डाल देंगे, फिर वो सेल जो है अपना वो डिफिनिट टाइम, डिफाइनेड जितना टाइम होगा उसका, जैसे इसेरेशिया कोलाई 20 मिनट में ग्रो करता है तो 20 मिनट में डिवीजन करता है, तो 20 मिनट के बाद फिर वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। एंड एक्सट्रैक्टेड बाय डीएनए रिमाइंड एज डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, ठीक है। द वेरियस सैंपल वाज सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडिएंट मेजर डेंसिटी ऑफ डीएनए, फिगर में दिया हुआ है, चलिए दिखाते हैं फिगर। चलिए, यही है ना 5.7 में, ठीक है। तो सबसे पहले N14 वाला लिए, यहाँ N14 दिख रहा होगा आपको, N14 वाला लिए जो रेड कलर का है, और जो नॉर्मल वाला है वो ग्रीन कलर का है, यहाँ लिखा हुआ है N15 वाला ग्रीन कलर का, N14 वाला, N15 वाला रेड कलर का, और N14 वाला ग्रीन कलर का। तो 20 मिनट में ग्रो करता है इसेरेशिया कोलाई। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया। 20 मिनट बाद 2 से 4 होता है, तो इधर की देखिए तो कितना डबल स्टैंड है, 2, तो 2 का बन जाएगा, 2 और बन जाएगा तो 2 बन गया इधर, ठीक है, एक है ना इधर, तो इधर 2 बन गया। तो देखिए सेमी कंजर्वेटिवली हो गया, रेड दोनों था, नया जो बना वो ग्रीन बना, तो ग्रीन एक में चला गया, एक में ग्रीन चला गया, दोनों का हो गया सेमी कंजर्वेटिव। नया जो बन रहा है वो तो ग्रीन कलर का बन रहा है ना, N14 वाला, हम तो स्पेशल बनाए ना जो रेड कलर का था N15, ठीक है। और फिर उसको एक सेकंड, यहाँ एक चीज गलत दे दिया, देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया है, इसको आप लोग काट दीजिएगा और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख दीजिएगा, अभी पढ़ के भी तो आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये जो एक्सिस दिख रहा है इसी एक्सिस में ऐसे करके डंडा लगा देते हैं, उसको रोटेट करते हैं,
ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, एनसीईआरटी का मिस्टेक है ये। ठीक है, चलिए, तो रेड वाला हो गया N15 और ग्रीन वाला N14। फिर नेक्स्ट जनरेशन 40 मिनट बाद आएगा, 20 मिनट यहाँ हुआ और फिर अगला 20 मिनट, तो यहाँ 40 मिनट हो जाएगा ना। 40 मिनट बाद आएगा तो इसमें क्या होगा, 2 का 4 बनेगा, तो 4 बनेगा तो बाकी तो बनेगा ग्रीन, जो नया बन रहा है वो तो ग्रीन बनेगा। तो ये एक रेड वाला एक ग्रीन वाला हो गया इसके साथ। फिर इसमें जो एक ग्रीन था वो नया ग्रीन बन जाएगा, इसमें भी एक रेड था और तो वो रेड और ग्रीन बन गया, और फिर इसमें जो ग्रीन था वो एक और ग्रीन बना के यहाँ आ गया। तो जब पहले वाले को सेंट्रीफ्यूगेट किया गया तो दोनों N15 था तो काफी हैवी था, वो बेस में चला गया। उसके बाद जब दूसरा बार हुआ तो हाइब्रिड तैयार हो गया, ग्रीन और रेड का हाइब्रिड, तो वो बीच में आ गया, थोड़ा सा उसे हल्का हो गया। और फिर जब तीसरी बार किया गया इस जनरेशन में तो फिर वहां पे लाइट भी मिला और हाइब्रिड भी मिला। तो ये दोनों देखिए, बीच वाला तो हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड वाले के जहां है वहीं रह गया, लेकिन ग्रीन वाला दोनों तो हल्का हो गया, N14 है तो वो उससे पहले आ गया। ठीक है, लाइट हो गया, हल्का हो गया। बात समझ में आ गया आपको अच्छे से कि सेमी कंजर्वेटिव कैसे किए? तो N15 जो किए और N14 हर जनरेशन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो सेमी और एक एक ट्रेवल कर रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही साथ है, दोनों अलग अलग हो गया, इसका मतलब सेमी कंजर्वेटिवली तो होता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए नीचे में लिखा है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दिया, क्या करें, खैर छोड़िए, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, दस द डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर N15 to N14 मीडियम दैट आफ्टर 20 मिनट एसिरेसिया कोलाई डिवाइड 20 मिनट, ठीक, हैड हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। डीएनए एक्सट्रैक्ट हाइब्रिड और इंटरमीडिएट उसी को बोलते हैं। जब 20 मिनट बाद देखे, सबसे पहले तो था हैवी, फिर 20 मिनट बाद हो गया हाइब्रिड या इंटरमीडिएट, यानी बीच में आ गया। उसके बाद फिर डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर अनदर जनरेशन, 40 मिनट बाद देखे तो उसमें क्या क्या हो गया, उसमें हैवी और लाइट दोनों आ गया, सॉरी हाइब्रिड और लाइट दोनों आ गया। सेकेंड जनरेशन वाज कंपोज्ड इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए। ठीक है, कौन सा, हाइब्रिड और लाइट डीएनए। बात समझ में आ गया? चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, इफ इसेरेसिया कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो 80 मिनट देन व्हाट वुड बी प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी। तो 80 मिनट में जो है आपका 40 मिनट में था 4, कितना था 4, तो 60 मिनट में हो जाएगा 8, 4 से 8 20 मिनट में ग्रो करता है ना, तो 60 मिनट में हो जाएगा 8 और 80 मिनट में हो जाएगा 16। तो 16 में 2 तो हाइब्रिड बनेगा क्योंकि 2 ही रेड वाला था, तो 2 हाइब्रिड और 14 बाकी बन जाएगा क्या आपका, लाइट। तो 2:14 का रेशियो आ जाएगा, 2:14, कट के 1:7 का रेशियो आएगा। कितना का आएगा, 1:7 का रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यही बात है। चलिए, और इसमें वो 40 मिनट बाद आया था, वो 2 हाइब्रिड आया था, 2 लाइट आया था, तो 1:1 का रेशियो आया था। ठीक है, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज रेडियो एक्टिव थायमिडीन डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन of newly synthesized DNA chromosome was performed on VC of Fawawin by Taylor and Colliers 1958 में ही टेलर और उनके जो कॉलेजियस थे, उनके मित्र जो थे कॉलेज के, उनके साथी जो थे, वो उन्होंने मिलके एक रिसर्च किया, लेकिन उन्होंने वो N15 हैवी वाला नहीं लिया, इन्होंने रेडियो एक्टिव वाला लिया, रेडियो एक्टिव थायमिडीन लिया और उससे इन्होंने रेडियोफिकेशन को देखा। ठीक है, कहाँ देखा, VC of हवा पे, लेकिन स्टाल साहब कहाँ देखे थे, स्टाल साहब कहाँ देखे थे, इसेरेसिया कोलाई पे। ठीक है, चलिए, द एक्सपेरिमेंटल प्रूव दैट डीएनए क्रोमोसोम आल्सो रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, तो चलिए अब मैकेनरी देखते हैं, एंजाइम, मैकेनरी और एंजाइम देखते हैं कि ये डीएनए रिप्लिकेशन होता कैसे कैसे है। ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन होता तो है, होता कैसे है। इन लिविंग सेल्स सच एज इसेरेसिया कोलाई प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन रिक्वायर्ड सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम। देखिए कोई भी रिप्लिकेशन चलेगा तो उसमें कैटलिस्ट चाहिए, एंजाइम चाहिए ही चाहिए, बिना एंजाइम का रिप्लिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो एंजाइम कौन सा होता है, मेन एंजाइम इज रेफर टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आपसे पूछ देगा कि रिप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, मेन एंजाइम कौन सा होता है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और पूछ देगा कि आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से और बनता है आरएनए, तो डिपेंड करेगा डीएनए पे, बनेगा आरएनए, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सिंस इट यूज डीएनए टेम्पलेट कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड
कि पॉलीमराइजेशन से डीएनए बनता है, वो तो हम आपको बेसिक में ही बता दिए हैं, ठीक है। दीज एंजाइम आर हाईली इफिशियंट एंजाइम हैव टू कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये एंजाइम है ना बहुत तेजी से जोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए बहुत कम टाइम लेता है, जल्दी 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 जोड़ देता है। कितना जल्दी जोड़ता है देखिए ना, 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर जोड़ देता है। 1 सेकंड में 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर जुड़ जाता है। सोच लीजिए कितना फास्ट होता है। लोहार के पास वेल्डिंग मशीन पे जाइएगा उतना भी फास्ट नहीं होगा, ठीक है, जोड़ना। और ये एंजाइम से जुड़ जाता है। इसेरेशिया कोलाई दैट हैज ओनली 4.6 बेस पेयर, ये तो वहां भी बेसिक में भी देख लेते जब स्टार्ट हुआ था। इट विद ह्यूमन डिप्लॉयड कंटेंट 6.6 × 10⁻⁹, वहां भी देख लेते। तो इतना बेस पेयर होता है, ठीक है। टू कंप्लीट द प्रोसेस रिप्लिकेशन 18 मिनट। अब उसमें इसेरेशिया कोलाई में कितना होता है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। 4.6 पे आप 6 को 0 लगा दीजिए, उतना बेस पेयर होता है और कंप्लीट हो जाता है मात्र 18 मिनट में। इसका तो जब कैलकुलेट किया गया तो मींस एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड। 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर का हो जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ते जुड़ते जुड़ते। और कैसे जुड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सब हम बता दिए हैं, आपको याद होना चाहिए एक एक। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सब हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए, वैसे ही जुड़ता है, जैसे बताया ना वैसे ही जुड़ता है। नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेज दैट ट्रैवल फास्ट बट दे हैव कैटलाइज्ड रिएक्शन विद हाई। केवल ये फास्ट ही नहीं होता है, हाई डिग्री एक्यूरेसी भी होता है, मतलब सही बेस ही आता है, गलत नहीं आता है। सबसे कमाल बात ये है ना, जल्दी कर दी ये बड़प्पन नहीं हुआ, जल्दी के साथ साथ आप काम भी सही किए ये बड़प्पन हुआ, वही ये करता है। मतलब काम तो फास्ट करता ही करता है, साथ में हाई डिग्री एक्यूरेसी भी रहता है इसका, मतलब गलत होने का चांस नहीं रहता है, बहुत कम नहीं के बराबर रहता है। और अगर गलत हो गया तो उसी को म्यूटेशन बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए ये 2 बेस पेयर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नया बन रहा है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है टी, और गलती से यहाँ पे आ गया है जी, तो क्या होगा, उसी को तो बोलेंगे म्यूटेशन, मिस्टेक हो गया। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रिप्लिकेशन रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। फर्दरमोर एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन हैज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। लेकिन एनर्जेटिकली बात करें तो रिप्लिकेशन जो है काफी जो है एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसीलिए देखे थे ना अभी जस्ट बताया ना कि खुलता है, थोड़ा दूर खुलता है फिर रिप्लिकेशन होता है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर थोड़ा दूर खुलता है फिर रिप्लिकेशन होता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो जितना दूर खुलता है उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन फॉर्क। आगे फिगर में बता देंगे, अभी पढ़िए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैव डुअल पर्पस। इसका 2 पर्पस होता है। पहला तो ये जो है इसमें से फॉस्फेट हट जाता है तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाता है और जाके उससे जुड़ जाता है, नया स्ट्रैंड जो बन रहा होता है। और फॉस्फेट जो है वो एनर्जी दे देता है। एनर्जी करेंसी कौन सा है, एटीपी, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही है ना, फॉस्फेट ही तो एनर्जी देता है। चलिए, तो इसी ये डबल पर्पस हो जाता है। एक तो ये बेस में जाके ये आता है, साथ में फॉस्फेट लेके आता है, फॉस्फेट से एनर्जी दे देता है और जुड़ जाता है, ठीक है। इन एडिशन एक्टिंग सबस्ट्रेट as they provide energy for polymerization reaction to terminal phosphodeoxynucleoside triphosphate have high energy। लास्ट में जो 2 फॉस्फेट रहता है ट्राइफॉस्फेट, उसमें 2 फॉस्फेट जो रहता है वो एनर्जी ही देता है, सेम इन केस ऑफ एटीपी, जिससे एटीपी में काम करता है, सेम वैसे ही। तो ये एक चीज अच्छा है इसमें कि साथ साथ दोनों काम हो जाता है, मतलब ये पॉलीमराइजेशन भी हो जाता है, साथ साथ एनर्जी भी देता है। काहे कि ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है, एनर्जेटिकली काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, in addition to DNA dependent DNA polymerase many additional enzymes are required complete process of replication with high degree accuracy। सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से काम नहीं चलता है, और बहुत सारा एंजाइम भी चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस टू स्टैंड डीएनए कैन नॉट सेपरेट इंटायर लेंथ ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। देखिए, रिप्लिकेशन होता है तो थोड़ा दूर खुलता है, जैसे बताया ना, ऐसे होता है, ऐसे थोड़ा दूर खुला रहता है, तो इसी को बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क। जितना दूर ओपन रहता है, पूरा ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले उतना एनर्जी है नहीं कि वो सेल के पास उतना एनर्जी होता ही नहीं है कि पूरा खोल के रिप्लिकेशन कर लेगा, इसलिए थोड़ा 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 करके करता है। और दूसरी बात कि पूरा खोल देंगे डीएनए तो कितना बेस पेयर है, 6.6 × 10⁻⁹ उलझ जाएगा उतना में, ठीक है। तो पूरा खोलना भी पॉसिबल नहीं है, इसी सब कारण से थोड़ा थोड़ा दूर खोल के होता है, ठीक है। भगवान बहुत सोच समझ के दिए हैं, ठीक है। द रिप्लिकेशन अकर विद इन
स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रेफर रिप्लिकेशन फॉर्क, अभी जस्ट पता है ना आपको, रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन 5 to 3। देखिए जब भी डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो वो केवल और केवल 5 to 3 में ही होगा। जैसे ये आपका 2 स्ट्रैंड है, इधर 5 होगा तो इधर 3 होगा, इधर 3 होगा तो उधर 5 होगा, ठीक है। तो ये हमेशा 5 to 3 होगा। तो अब ये मान लीजिए एक इधर ओपन हो गया, एक इधर ओपन हो गया, तो इधर 5 to 3 वाला है कंटिन्यू चला जाएगा, लेकिन इधर 5 to 3 तो उल्टा चलेगा, तो थोड़ा थोड़ा दूर रह रह के होगा, बीच में आपको वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं रह पाएगा। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिप्लिकेशन फॉर कंसिक्वेंटली वन स्ट्रैंड टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 to 5 द रिप्लिकेशन कंटिन्यूअस, एक साथ का कंटिन्यूअस होता है, while other template with polarity 5 to 3 discontinuous। The discontinuous synthesized fragment later joined by DNA ligase। तो फिर जो discontinuous होता है उसको DNA ligase आके जोड़ता है। फिगर भी है, फिगर में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए फिगर में देखिए तो रिप्लिकेशन फॉर्क यही है। चलिए देखिए एक तो है, पहले तो ये 5 to 3 चलता है, किधर से चलता है 5 to 3। तो 5 to 3 जब यहां से चलेगा तो इस साइड तो 3 होना चाहिए, तब ना 3 5 आपस में ये बेस पेयर कर लेता है, इधर वाला इधर पेयर कर लेता है, 2 बन जाता है। तो इधर वाला तो कंटिन्यू यहां से यहां तक बन जाएगा, बात समझ में आया। लेकिन इधर वाला भी तो चलेगा, तो 5 to 3 ही अपोजिट हो नहीं सकता है। तो ये वाला यहाँ इतना दूर का खुल गया, तो मान लीजिए इतना दूर बन गया, फिर आगे जाके ये खुलेगा तो फिर इतना दूर बन जाएगा, तो बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, क्योंकि एक लाइन में सीधे चल रहा है और ये छोड़ छोड़ के बन रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो यही जो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, इसको डीएनए लाइगेज आके जोड़ देता है, ठीक है। वो क्या करता है, जोड़ देता है, ठीक है। जिस पे बनता है उसको टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं, और जो जैसे ब्लू वाला है पुराना वाला है तो उसको टेम्पलेट बोलते हैं, और रेड वाला जो है नया बन रहा है उसको न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बोलते हैं, या फिर पुराना वाले को पेरेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस ये वाला है, ये वाला कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गया होगा। अच्छा एक और बात बताइए आप लोग कि डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा। डीएनए का लेंथ तो काफी लंबा होता है, स्टार्ट करने वाला चाहिए ना कोई, तो उसको बोलते हैं ओरिजिन, और शॉर्ट में ORI बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक है। वहां से स्टार्ट होगा, जहां पे ओरिजिन होगा वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे बन जाएगा, तो जहां पे ओरिजिन रहेगा वहीं बनेगा। द डीएनए पॉलीमरेज देयर ऑन कैन नॉट इनिशिएट प्रोसेस रिप्लिकेशन, अपने आप कहीं से स्टार्ट नहीं कर लेगा। ऑल्सो रिप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एनी प्लेस। पहले बात तो अपने आप डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट नहीं करेगा, दूसरी बात कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर देगा। दोनों बात समझ में आ गया ना। चलिए देयर इज ए डिफाइंड रीजन इसेरिसिया कोलाई डीएनए वेयर रिप्लिकेट ओरिजिनेट। डिफाइंड रीजन होता है, फिक्स होता है लोकेशन, नहीं यहीं से करना है, ठीक है। सच रीजन आर टर्म्ड एट origin of replication. It is because of requirement of the origin of replication that piece of DNA, if needed propagation during recombinant DNA procedure, required a vector. देखिए ई सिंपल कोई बात नहीं, अलग बात थोड़ा कर दिया। हम किसी सेल में जब डीएनए भेजते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंसुलिन, जैसे इसेरेसिया कोलाई में हम लोगों ने इंसुलिन बनाने वाला जीन डाला, क्यों, क्योंकि इंसुलिन जो है पहले जब इंसुलिन नहीं बनाया जाता था, सबसे पहले एक इंसुलिन बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है इली लिली, अमेरिकन कंपनी है, इली लिली, बात समझ याद रखिएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में फिर से बता देंगे, वहीं पे है। तो जब जैसे इंसुलिन जो है, जब पहले लोग डायबिटीज के पेशेंट थे तो उनको इंसुलिन दिया जाता था, वो जैसे मवेशी जब मारा जाता था तो उसका इंसुलिन निकाल के स्लॉटर्ड हाउस से उसको फिर इंसुलिन दिया जाता था। तो उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन के भी चांसेस रहते थे, क्योंकि सेल दूसरे का है, हमें तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते थे उसके बाद, क्योंकि वो मैमल्स हैं, हम ह्यूमंस है, काफी दिक्कत था। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना इसको बनाए इंसुलिन, तो ह्यूमन बॉडी से इंसुलिन बनाने वाला सेल जीन को निकाला। हमारे बॉडी डीएनए में जितना जीन है सबका काम है, नाक बनाना, मुंह बनाना, हाथ बनाना, पैर बनाना, हार्ट बनाना, सब जीन का अपना अपना काम है। वैसे ही इंसुलिन बनाने वाला जीन भी होता है, उसको साइंटिस्ट ने काट लिया और इसेरेसिया कोलाई में डाल दिया। फिर इसेरेसिया कोलाई में वो जीन जुड़ गया तो फिर बनने लगा इंसुलिन, और फिर उस इंसुलिन को निकाल के ह्यूमन यूज के लिए दे दिया गया मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो जब डीएनए काट के डाला गया
तो जब तो इशरिशिया कोलाई रिप्लिकेशन होगा तब ना, रिप्लिकेशन नहीं होगा तो कैसे, हम किसी में डीएनए भेज दिया और उसमें रिप्लिकेशन हुआ ही नहीं तो उसी जनरेशन में रह के मर जाएगा। अगले जनरेशन में जाएगा कब, जब रिप्लिकेशन होगा। और रिप्लिकेशन होने के लिए उसके पास ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन तो हमारे पास हमने भेजा नहीं, हमने केवल जीन भेजा है। तो इसीलिए एक वेक्टर चाहिए होता है, एक वेक्टर के थ्रू भेजते हैं, उसको वेक्टर से जोड़ देते हैं। तो वेक्टर में क्या होता है, प्लाज्मिड बोलते हैं उसको। वेक्टर में जब जोड़ देते हैं ना तो उसके पास अपना ओरिजिन होता है, तो रिप्लिकेशन होने लगता है। और रिप्लिकेशन होने लगा तो पूरे जनरेशन में चला जाएगा, पूरे जनरेशन में चला जाएगा, तो ये हमारे लिए फायदे की बात है। तो वही बात बोला, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के लिए वेक्टर रिक्वायर्ड होता है, क्यों? क्योंकि वेक्टर प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, वो हम जो है वो देता है ओरिजिन रिप्लिकेशन के लिए। बात समझ में आ गया? फर्दर, नॉट एवरी डिटेल रिप्लिकेशन इज अंडरस्टैंड। देखिए हर चीज तो अभी पता नहीं है, रिप्लिकेशन का हर चीज तो अभी पता नहीं है, कुछ ना कुछ चीज तो बाकी है, ठीक है। इन यूकैरियोट द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एस फेज। डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में। सेल साइकिल जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल चलता है ना, तो सेल साइकिल में जैसे यहाँ पे आपका एम फेज आता है, G1 फेज आता है, एस फेज आता है, G2 फेज आता है। तो इसी एस फेज में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो पता भी होगा, कहीं से अगर पढ़ के आए होंगे तो, नहीं तो हम पढ़ा ही देंगे, ठीक है। द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। ये सेल साइकिल का जो ये कोऑर्डिनेशन है और सेल डिवीजन का ये काफी कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। ये काफी कोऑर्डिनेटेड होता है। अगर डिवीजन फेल्योर हो गया तो वो पॉलीप्लॉइडी का केस हो जाता है। इफ फेल्योर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोमल एनोमली, ठीक है, जो कि हायर क्लास में पढ़िएगा, हायर क्लास में नहीं पढ़ना है, हम अभी पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, जैसे ये सेल है मान लीजिए, ठीक है, एक सेल थोड़ा पतला करते, काफी मोटा हो गया, ठीक है। जैसे आपका ये मान लीजिए एक सेल हो गया, ठीक है। तो सेल हो गया तो जब यहाँ पे डिवीजन होता है तो जितने क्रोमोसोम होते हैं सब इक्वेटर पे आ जाते हैं। इक्वेटर समझ में आ रहा होगा ना, बीच में आ जाते हैं। इधर भी स्पिंडल फाइबर लग गया, इधर भी स्पिंडल फाइबर लग गया। स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में पढ़ा देंगे, वैसे सेल साइकिल में, सेल साइकिल जो पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे हम आपको बता देंगे। तो ये स्पिंडल फाइबर इधर खींच लेता है, ये इधर खींच लेता है, और बीच से सेल का बंटवारा हो जाता है। आधा क्रोमोसोम उसमें, मतलब क्रोमोसोम जो है ये उतना इसमें भी चला जाता है, उसमें उतना इसमें भी चला जाता है। एक कॉपी उसमें, एक कॉपी इसमें चला जाता है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी अच्छा गलती से किसी का स्पिंडल फाइबर टूट गया और उसी में दोनों चला गया, तो एक में घट गया और एक में बढ़ गया। तो बढ़ गया इसी को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। जैसे एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक्स आएगा तब पढ़ा देंगे वहां पे। डाउन सिंड्रोम में होता है क्या कि 21st नंबर जो क्रोमोसोम होता है वो ट्राइसोमी हो जाता है, मतलब 3 हो जाता है, 2 की जगह 3 आ जाता है, तो वही पॉलीप्लॉइडी का केस होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग जो है फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज पे भी फॉलो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पे भी अपडेट्स मिलती हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग आगे का पढ़ाई कीजिए। अभी एनसीईआरटी में जितना पढ़ लिए हैं उतना जाके आप फिर से एक बार रिवीजन एनसीईआरटी से कर लीजिएगा, पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हम पढ़ाई यहीं तक रखते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।